Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, the Delhi Sultanate. Student, this chapter is very interesting chapter. You will enjoy it a lot. सच में बच्चा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तुम लोगों को इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. शुरुआत करते हैं रिकॉल से. सो स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर का वीडियो अगर आपने देखा होगा या लास्ट चैप्टर आपने रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को. मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. तराइन का जो सेकेंड बैटल हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था. दो गौरी हैड नो चिल्ड्रन. गौरी के कोई बच्चे नहीं थे, मोहम्मद गौरी के कोई बच्चे नहीं थे बच्चा. तो वो अपने जो स्लेव्स थे, उसके जो टर्किश स्लेव्स थे, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम. गुलाम का मतलब क्या होता है बच्चा? जिसको आप खरीद कर लाए हो, परचेज जिसको आपने किया हो. ठीक है, तो वो अपने टर्किश स्लेव्स को अपने बेटों की तरह मानता था. और ये जो टर्किश स्लेव थे बच्चा, उन्होंने ही मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद पूरे के पूरे एम्पायर को प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, विल फाइंड आउट हिज स्लेव फॉर्मली एस्टेब्लिश टर्किश रूल, कि कैसे इनके स्लेव्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टर्किश रूल को एस्टेब्लिश किया. ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द वर्ड स्लेव मीन्स. So the word slave stand for the people who purchased by another, who have one master who bought them from someone. Slave हम उसको बोलेंगे बच्चा जिसको, जो व्यक्ति है उसने किसी से खरीदा होगा. ठीक है, वो गुलाम होता है. How were slaves generally treated by their master. अगर हम जनरल ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चा स्लेव्स को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था. ये तो टर्किश जो स्लेव्स थे ये लकी हुआ करते थे क्योंकि इनके जो मास्टर्स थे इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते थे. अदरवाइज स्लेव्स, गुलाम जिसको हमने खरीद लिया है, उससे हम सर्वेंट से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे. इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था स्लेव्स को. स्लेव्स द पर्सन हु वर बॉट बाय समवन. ठीक है, जिसको किसी ने खरीद लिया. नाउ टर्किश रूल इन इंडिया. तो बच्चा, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई 1206 में, तो उनका कोई हायर नहीं था. तो उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी उनको 4 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया गया और वो 4 एरियाज़ टर्किश स्लेव्स या जो टर्किश गुलाम थे उनके हाथों में आगे. बच्चा, ये जो टर्किश स्लेव्स थे इस सच में बहुत लकी हुआ करते थे क्योंकि इनको इनके जो मास्टर होते थे वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देते थे. ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देते थे, इन्हें एजुकेशन देते थे, इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे और एक टाइम के बाद ये कोर्ट में अच्छी पोजीशंस में बैठते थे. ठीक है, अच्छी पोजीशंस, अच्छा इनको कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिल जाता था. जो रीज़न था दिल्ली का वो किसके पास आया बच्चा? 4 पार्ट्स में से जो 1 पार्ट था, जो दिल्ली का रीज़न था, वो मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने मामलुक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की. सो मामलुक डायनेस्टी किसने बनाई बच्चा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई. विच डायनेस्टी इज़ फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? मामलुक डायनेस्टी. ये जो वर्ड मामलुक है इसका मतलब ये होता है बच्चा स्लेव. स्लेव इंग्लिश वर्ड है, मामलुक शायद पर्शियन वर्ड होगा, है ना. तो मामलुक जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्लेव. तो मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी शुरू किसने की बच्चा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. So student, if you want to read about the Delhi Sultanate period, various literary sources are available. Some of them are मिनाज-उस-सिराज, तबाक़त-ए-नासरी. तबाक़त-ए-नासरी किसकी है बच्चा? मिनाज-उस-सिराज की है. जियाउद्दीन बरौनी की बुक है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही. इसमीस फ़ुतूह-उस-सलातीन एंड राइटिंग ऑफ मोरक्को ट्रैवलर इबन बतूता. इबन बतूता बच्चा मोरक्को से आए थे, मोरक्कन ट्रैवलर थे. उन्होंने भी बहुत कुछ दिल्ली सल्तनत पीरियड के रिगार्ड्स में लिखा है. तो वो कौन कौन सी 3 बुक्स हैं बच्चा जो आपको दिल्ली सल्तनत पीरियड का नॉलेज दे सकती हैं? वो है मिनाज-उस-सिराज की तबाक़त-ए-नासरी, ज़ियाउद्दीन बरौनी की तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, इशामीस फ़ुतूह-उस-सलातीन और इबन बतूता जो कि एक मोरक्को ट्रैवलर थे, उनका ट्रैवलॉग या उनकी राइटिंग्स. Now we'll read about the Mamluk dynasty. So who founded Mamluk dynasty? Qutbuddin Aibak. He started rule in 1206 or we can say 1206 and only 4 years he ruled.
टिल 1210 और 1210 तक ही सिर्फ इन्होंने रूल किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहुत शॉर्ट टाइम तक इन्होंने रूल किया, पर इतने शॉर्ट पीरियड में भी इन्होंने अपना कंट्रोल पूरी नॉर्दर्न टेरिटरीज पर एस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, जो किंगडम इन्होंने एस्टेब्लिश की कम टू बी कॉल्ड एज दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितने भी पार्ट पे रूल किया, जहाँ तक अपने एम्पायर को एक्सपांड किया, उस पूरे पार्ट को क्या कहा गया बच्चा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली ऑल्सो डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट पावर। और दिल्ली किसकी तरह डेवलप हुई बच्चा? इंडिपेंडेंट पावर की तरह डेवलप हुई। कुतुबुद्दीन वॉज द सुल्तान और किंग फॉर 4 ईयर्स। कितने साल किंग रहे बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक? 4 ईयर। इनका जो पीरियड था, तो इन्होंने जितनी भी एग्जिस्टिंग टेरिटरीज थी, जो नई टेरिटरीज ये एक्वायर कर रहे थे, उन सबको कॉन्सोलिडेट किया। ठीक है, आत्मसात करना, मिलाना। ठीक है, वहाँ के लोगों को ऐसे विश्वास दिला देना कि भाई आई एम योर रूलर, आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेरिटरीज को कॉन्सोलाइडेट करना। बच्चा देखो, टेरिटरी का कॉन्सोलाइडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कौन थे जो ग्रीस से आए थे? एलेक्जेंडर ने टेरिटरीज तो बहुत सारी जीत ली, पर वो कॉन्सोलाइडेट नहीं कर पाए। तो कॉन्सोलाइडेट करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सोलाइडेट करना मतलब रियलाइज़ करा देना कि आई एम द किंग, आपके लिए मैं हूँ, हम सब एक हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने छोटे से पीरियड में जो एग्जिस्टिंग टेरिटरीज थी, न्यू टेरिटरीज वो एक्वायर कर रहा था, उन सबको कॉन्सोलाइडेट किया। ठीक है, ही कॉन्सोलाइडेटेड हिज एग्जिस्टिंग टेरिटरी। उन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेटअप करने का ट्राई किया। इनिशियली रूल किया उन्होंने लाहौर से। ही लेटर शिफ्टेड इज कैपिटल टू दिल्ली। पहले उन्होंने कहाँ से रूल करना सही समझा बच्चा? लाहौर से, पर बाद में फिर वो दिल्ली से रूल करने लग गए। ऐबक को लक बख्श भी बोला जाता है बच्चा। ऐबक वॉज ऑल्सो नोन एज लक बख्श। ऐबक को ही क्या बोलते हैं बच्चा? हम लक बख्श। लक बख्श का मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स। क्या होता है लक बख्श का मतलब? गिवर ऑफ लैक्स। ठीक है बात? लक बख्श मीन्स गिवर ऑफ लैक्स। Yes, Aibak was also known as Lakbaksh or the giver of hundreds and thousands. He was also a keen builder भी है, बहुत बढ़िया बिल्डर भी थे। तो बच्चा ये जो कुतुब मीनार है, इसका कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। और ये जो क़वातुल इस्लाम मॉस्क्यू है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाना स्टार्ट करवा दिया था। ही डाइड इन 1210। 1210 में इनकी डेथ हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग पोलो। ये एक बार पोलो खेल रहे थे, तो पोलो आप लोगों ने देखा होगा ना, हॉर्स पे बैठ के खेला जाता है। तो ये पोलो खेलते खेलते ये गिर गए और हॉर्स के कारण ही इनकी डेथ हो गई। इनके ऊपर चढ़ गया था हॉर्स। ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई। जो टर्किश सुल्तान थे, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी बच्चा। देवर रिपीटेड मंगोल अटैक्स होते रहते थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से। जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ से कंटिन्यू क्या होते रहते थे बच्चे? मंगोल इन्वेजन्स होते रहते थे। जो राजपूत थे और जो दूसरे डिफीटेड रूलर्स थे, वो वापस से चाहते थे कि भैया ये टर्किश रूल से पावर हमारे पास आ जाए। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे टर्क्स के खुद आपस में भी। देयर वर मेनी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टर्क्स देमसेल्फ। वो आपस में भी लड़ रहे थे, आपस में भी लड़ रहे हैं, राजपूत से लड़ रहे हैं, आसपास के जिन किंग से उन्होंने पावर एक्वायर की है उनसे लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, मंगोल अटैक्स वहाँ पर हो रहे हैं। इट लुक्स दी सुल्तान्स नियरली 100 टू सिक्योर द पोजीशन। इट टुक सुल्तान्स को लगभग 100 लग गए बच्चा अपना पोजीशन को सिक्योर करने में। So students, it took the sultans nearly 100 to secure their position in northern India. नदर इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में इनको 100 लग गए। इसके बाद ये अपने एम्पायर को एक्सपांड करने गए कहाँ पर? दक्कन वाले रीजन में। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आए वो 100 इस पर्टिकुलर एरिया पे रूल करने के बाद। ठीक है, blast from the past.
यस स्टूडेंट, तो जो आयरन पिलर है जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक आयरन पिलर है, ये एंशियंट पीरियड में ही बन गया था। इसके बाद भी मोर देन 1600 ईयर्स से ये पानी में धूप में आयरन पिलर खड़ा है, पर उसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं हुई। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, तो उसके ऊपर कोई भी जंग नहीं लगी है। तो जो आयरन पिलर है जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में है वो एंशियंट पीरियड में बन गया था। इट हैज़ नॉट रस्टेड इन ओवर 1600 ईयर, मोर देन 1600 ईयर में भी इसके ऊपर जंग नहीं लगी। किसके ऊपर बच्चा? आयरन पिलर। चलो नाउ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश देखो 1210 में डेथ हो गई बच्चा किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 1210 से 36 तक 26 ईयर रूल किया हमारे इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक was succeeded by his son in law। कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड किया उनके सन ने नहीं बचा, सन इन लॉ, उनके दामाद ने, उनके सन इन लॉ ने। सन इन लॉ किसको बोलते हैं बच्चा? आपकी जो बेटी होती है उसके हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सेस किया उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। हिस्टोरियंस रिगार्ड करते हैं कि ये जो इल्तुतमिश है ये रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इनका जो रीन था, Iltutmish first re-established control over territories that had slipped out of Turkish hand after Aybak death। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हो गई तो बहुत सारी टेरिटरीज थी जो पहले टर्किश कंट्रोल में थी, वो टर्किश कंट्रोल से स्लिप हो गई। तो इल्तुतमिश ने री एस्टेब्लिश किया पूरे के पूरे एम्पायर को, वो टेरिटरीज को कंट्रोल किया जो कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों से छिन गई थी उनके डेथ के बाद। ठीक हुई बात? चलें आगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीडेड बाय सन इन लॉ। कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड किया किसने? उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। हिस्टोरियन बोलते हैं कि इल्तुतमिश ही रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का। इनके रीजन में बचा इल्तुतमिश ने री एस्टेब्लिश किया कंट्रोल वो टेरिटरीज पे भी बचा जो स्लिप हो गई थी टर्किश हैंड से आफ्टर ऐबक्स डेथ। इल्तुतमिश बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से, अपनी डिप्लोमेटिक पावर से वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश की जो सारे सुल्तनत के लोग या जो रूलर्स थे वो फेस कर रहे थे। इल्तुतमिश ट्राइड टू टैकल द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द सल्तनत। जो रूलर थे वो अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर संभाल नहीं पा रहे थे, पूरी सल्तनत में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनको बहुत ही अच्छे से डील किया, फेस किया किसने? इल्तुतमिश ने। जब बच्चा शाह ऑफ पर्शिया was being persuaded by Mongol ruler Genghis Khan, pursued by, जब बच्चा पर्शिया के शाह के पीछे पड़े हुए थे मंगोल रूलर चंगेज़ खान, तो वो फ्लड करके भाग के वहाँ से कहाँ आ गया? इंडिया में आ गया कि इंडिया में कोई मुझे शेल्टर दे देगा, कोई मुझे पनाह दे देगा। इल्तुतमिश ने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया हम आपको रिफ्यूज़ नहीं दे पाएंगे, हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और अगर पर्शिया के शाह पर्शिया को उस टाइम इल्तुतमिश रिफ्यूज़ दे देते, उसको अपने पास में रख लेते, तो पूरी की पूरी किंगडम के ऊपर डेंजर आ जाता चंगेज़ खान का। तो उन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू रिफ्यूज़, अदरवाइज व्हाट विल हैपन टू आवर किंगडम, हमारी किंगडम तो बर्बाद हो जाएगी। किसके डेंजर से? मंगोल इन्वेजन के डेंजर से। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया शाह पर्शिया को। ही ऑल्सो वन द टर्किश नॉवल, जितने भी टर्किश नॉवल थे उनके भी हार्ट को वन किया किसने बचा? इल्तुतमिश ने, बाय गिविंग देम टेरिटरीज। जितने भी टर्किश नॉवल थे उनको टेरिटरीज दे दी बड़ी बड़ी, जिससे वो भी खुश हो गए। इल्तुतमिश डिफीटेड एंड सीज द राजपूत किंगडम। इल्तुतमिश ने राजपूत किंगडम्स को भी सीज किया, डिफीट किया। रणथंबोर, मंदौर, जालौर, बयाना, तंगीर, बयाना, जालौर, मंदौर, रणथंबोर, ये सब जीत लिया इल्तुतमिश ने किससे? राजपूत किंगडम से। ही मेड बिहार एंड बंगाल पार्ट ऑफ द सल्तनत बाय क्रशिंग रिवोल्ट देयर। बिहार और बंगाल दोनों को ही सल्तनत का पार्ट बनाया
वहाँ पर जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे उनको क्रश करके वहाँ पर जो लोग क्रांति कर रहे थे उसको पूरी तरह सप्रेस किया और बिहार और बंगाल को भी सल्तनत का पार्ट बना लिया। बिफोर हिज डेथ इन 1236, इनकी डेथ हुई 1236, 1236 में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था, उन्होंने बता दिया था कि मेरी डेथ के बाद मेरी जो डॉटर है जिसका नाम है रज़िया वही मेरी सक्सेसर बनेगी। So before his death he announced that who will be the next successor. So who will be the next successor? Razia, the daughter of Iltutmish. बच्चों ये जो टूम्ब है ये किसका ही है? इल्तुतमिश का है। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स नहीं बना है। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो तुम्हें आयरन पिलर भी देखने को मिल जाएगा, इल्तुतमिश का टूम्ब भी देखने को मिल जाएगा। इन्होंने क्या बोला था कि मेरी डेथ के बाद किसको आपको रूलर बनाना है? रज़िया सुल्तान को। तो अब हम रज़िया सुल्तान को देखेंगे। इन्होंने रूल किया 1236 से 39, अप्रॉक्सीमेटली ये भी सिर्फ 4 ईयर 3.5 ईयर ही रूल कर पाई। ठीक है, रज़िया को अपॉइंट खुद उनके पापा ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, रज़िया वॉज अपॉइंटेड एज द सुल्तान बाय इल्तुतमिश। पर ये जो पावरफुल नॉबल होते हैं कोर्ट में, यहाँ राजा बैठता है, यहाँ बहुत सारे नॉबल मंत्री लोग बैठते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो नॉबल पीपल थे है ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि रज़िया कैसे सुल्तान बन सकती है, रज़िया एक फ़ीमेल है, ये एक औरत है, ये कैसे हमारे ऊपर रूल करेगी। तो दे वर लाइक कि नो नो वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट रज़िया एज अ रूलर। दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट अ वुमेन एज अ रूलर। ये बिल्कुल भी एक औरत को, एक वुमेन को रूलर की तरह नहीं देख पा रहे थे। कुछ नॉवेल्स का कहना था कि भाई यार ये तो लड़की है, ये कैसे रूल करेगी। कुछ लोग उससे बहुत एक्सट्रीमली जेलस फील करते थे। क्यों? क्योंकि उसने याकुत को एक हाई पोजीशन दे रखी थी। ठीक है, याकुत कौन था? रज़िया का इथोपियन स्लेव। इथोपिया से लाया गया स्लेव था। किसका था? रज़िया का। क्या नाम था? याकुत। इसको बहुत अच्छी पोजीशन, हाई पोजीशन दे रखी थी रज़िया ने। इस वजह से कुछ जो नॉवल पीपल थे वो बहुत जेलस फील करते थे रज़िया से। कुछ लोग उसकी विमेन सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वुमेन नॉवल रूलर को पसंद नहीं कर पा रहे थे। तो जो नॉवेल्स थे उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट रज़िया और उसको ओवरथ्रो किया और किल कर दिया। Yes, student, now analytical skills. मिनाज सिराज ने लिखा है रज़िया के रिगार्ड्स में, तबाकत नासरी इनकी जो बुक है उसमें, रज़िया एक ग्रेट मोनार्क थी, महान राजा थी, वाइज थी, जस्ट थी, जेनरस थी। देखो, इंटेलिजेंट भी थी, जेनरस भी थी और जस्टिस भी देती थी, है ना। आर्मी की लीडर थी, अपने जो सब्जेक्ट थे, अपने जो लोग थे, जनता थे, उनको प्रोटेक्ट करती थी। पर बेटा वो एक रॉन्ग जेंडर में आ गई थी। उसको नॉवल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों नॉवल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी बच्चा? बिकॉज क्योंकि वो फीमेल थी, है ना, वो एक औरत थी, वुमेन थी, इसीलिए उसको नॉवेल्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लिखा कि वो रॉन्ग जेंडर में बॉर्न हुई थी। सो इन द एस्टिमेशन ऑफ मैन ऑल हर वर्च्यूज़ वर वर्थलेस। पर अगर हम मैन के साथ उसको कंपेयर करें तो उसके तो सारे वर्च्यू ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक औरत है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डज दिस टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय रशिया। रज़िया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बचा, नॉवल उसे पसंद नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे, उन्होंने उसको उसकी पोजीशन से हटाया, उसे मार दिया, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो एक रॉन्ग जेंडर से बिलोंग करती थी। उसका वुमेन होना ही उसके किंगडम में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। डू यू थिंक अ वुमेन कुड हैव रूल्ड सक्सेसफुली इन दिस पीरियड? येस। सी, अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें बच्चा, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैक्सिमम रूलिंग पोजीशंस पे कौन बैठी हैं बच्चा? वुमेन बैठी हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट रही हैं प्रतिभा पाटिल, और अभी करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। तो आज वो पीरियड है बच्चा जिसमें वुमेन रूल कर सकती है, ठीक है, सक्सेसफुली।
अब हम पढ़ेंगे घियासुद्दीन बलबन को। 1265 से 87 तक रूल किया घियासुद्दीन बलबन ने। कब से कब तक बचा? 1265 से 1287 तक रूल किया हमारे घियासुद्दीन बलबन ने। रज़िया की डेथ हो गई बच्चा, उसके बाद पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, किसको पावर दें किसको ना दें। किसके बीच में? टर्किश नॉवेल्स कॉल्ड चहलगानी और 40 नॉवेल्स। चहलगानी जो उसको आप 40 नॉवेल्स, चहलगानी क्या है? ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स, ठीक है। इसके अंदर टर्किश नॉवल हुआ करते थे, इनके बीच में पावर स्ट्रगल चालू हो गया कि आगे आने वाला रूलर कौन बनेगा। इसमें से एक प्रोमिनेंट मेंबर था इस ग्रुप का जिसका नाम था बलबन। रज़िया का जो सक्सेसर था, रज़िया को तुरंत रज़िया की डेथ के बाद जिसने सक्सीड किया वो था उनका ब्रदर नसरुद्दीन महमूद। Although Razia was succeeded by her brother नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। 46 से 65 तक रूल नसरुद्दीन महमूद ही कर रहा था और रज़िया की डेथ के बाद सीधे घियासुद्दीन बलबन को पोजीशन नहीं मिल गई थी, थ्रोन नहीं मिला था। ये जो यंग प्रिंस थे ये बहुत ही इनएक्सपीरियंस थे, ठीक है। कैसे थे बच्चा? इनएक्सपीरियंस थे। तो बलबन ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और जो बोलते ना पपेट किंग कि हाँ बोलने को तो नसरुद्दीन मोहम्मद किंग की तरह थे, पर जो रियल पावर थी पीछे से जो काम कर रहे थे वो कौन ही थे बच्चा? बलबन, ठीक है। बलबन एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। थ्रोन के पीछे रियल पावर किसके पास थी? बलबन के पास थी। एंड ओवरकम द अपोजिशन, और जितना भी अपोजिशन था उस सबको उन्होंने उस टाइम में ओवरकम किया। किसने? बलबन ने। So Balban overcome the novels अपोजिशन, ठीक है। नॉवेल्स का जितना भी अपोजिशन था उसको प्रॉपरली डील किया। किसने? बलबन ने। उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया इन द पोजीशन ऑफ पावर। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द सुल्तान इन 1265। 1265 में उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया बच्चा? सुल्तान। किसने? बलबन ने। बलबन रूल विथ आयरन फर्स्ट। बलबन की पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, ठीक है। बलबन रूल्ड विथ आयरन फर्स्ट। उसका फर्स्ट टास्क था कि ये जो चहलगामी है 40 लोगों का, 40 नॉवेल्स का ये जो ग्रुप है इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। वो अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी बनाना चाहता था। वो चहलगानी का या तो ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नॉवल जो थे उनका इंटरफेरेंस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी सुप्रीम अथॉरिटी चाहता था। तो उसने पहले इस चहलगानी को ही क्या किया? ब्रेक किया। उसने एफिशिएंट सिपाही सिस्टम लगाया। स्पाई सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चा? वो जासूस का सिस्टम बनाया। उन लोगों को जासूस बनाया जो लॉयल थे उसके लिए। उसने जो पावर थी, प्रेस्टीज थी मोनार्क की, उसको भी बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? कुछ सेरेमनीज इंट्रोड्यूस करके, जैसे प्रोस्ट्रेशन 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 बिफोर द मोनार्क, ठीक है। पाइबोस, सजदा, आप सर को नीचे ज़मीन पे झुका के सुल्तान के सामने वो करो, उसकी क्या करना चाहिए? उसको रिस्पेक्ट करो, उसके फीट को किस करो, उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए ये सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे बलबन ने। प्रोस्ट्रेशन के अंदर उसने क्या किया? पाइबोस और सजदा इंट्रोड्यूस किए। बलबन की डेथ हो गई बच्चा 1287 में। उसके जितने भी सक्सेसर थे वो वीक थे, इनकॉम्पिटेंट थे। बलबन जितने बहादुर नहीं थे। तो जो दिल्ली का थ्रोन था वो कैप्चर हो गया बाय अ नॉवल कॉल्ड जलालुद्दीन खिलजी। तो जो अब दिल्ली का थ्रोन था वो किसके पास था? जलालुद्दीन खिलजी के पास था, जिसने खिलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। ठीक के बाद बलबन की डेथ हुई 1287 में। उसके जितने भी सक्सेसर थे वो वीक थे, उतने इनकॉम्पिटेंट थे, उतने ज़्यादा लाइक नहीं थे। तो दिल्ली का थ्रोन अब किसने कैप्चर कर लिया? नॉवल, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी ने, और इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। ये है बच्चा गेटवे ऑफ बलबन्स टूम एट मेहरौली। मेहरौली में है बलबन्स का टूम और उसका ये गेटवे है। नाउ द खिलजी डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की थी बच्चा? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब रूल स्टार्ट किया? 1290 में। कब तक रूल किया? 96 तक। सिर्फ 6 ईयर ही रूल कर पाए।
जो खिलजी डायनेस्टी थी उसको फाउंड करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत बूढ़े हो चुके थे जब इन्हें थ्रोन मिला, मतलब एक अच्छी एज के बाद इन्हें थ्रोन मिला। हाउएवर ही हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम सप्रेसिंग इंटरनल रिबेलियन। बच्चा होता क्या था कि ये लोग पोजीशन थ्रोन तो अक्वायर कर लेते थे, पर इंटरनल रिबेलियन आपस में ये इनके खुद के लोग इतना लड़ते रहते थे, कई बार पोजीशंस के लिए, कई बार थ्रोन के लिए, कि इनका मैक्सिमम टाइम तो किस में चला गया, इंटरनल रिबेलियन को सप्रेस करने में। 1296 में बच्चा इसको खुद ही असैसिनेट कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। बच्चा जब भी कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन पे जो पर्सन होता है, भले वो किंग हो, पीएम हो, सीएम हो, जब इनके मर्डर्स होते हैं तो इनके मर्डर्स को हम असैसिनेशन बोलते हैं। पॉलिटिकल मर्डर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? असैसिनेशंस। ठीक है, तो इनका असैसिनेशन हुआ, इनका मर्डर हुआ। खुद किसने किया? इनके नेफ्यू ने, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, हु बिकेम द सुल्तान। और इनकी मूवी भी आप लोगों ने, मुझे लगता है सब नहीं देखी होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका मर्डर किया बच्चा? जलालुद्दीन का। ठीक है बात। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, 1296 में रूल करना स्टार्ट किया। कब तक रूल किया? 1316 तक रूल किया। अलाउद्दीन खिलजी पहले टर्किश सुल्तान थे जिन्होंने इंडिया में एम्पायर बिल्ड किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान, पहले टर्किश सुल्तान थे जिन्होंने इंडिया में रूल किया, एम्पायर इंडिया में बिल्ड किया। बहुत ही ब्रिलियंट थे, ब्रिलियंट जनरल थे, श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर थे, बड़े ही चालाक थे। ब्रिलियंट जनरल तो थे ही, चालाक भी थे। इनके टाइम में जो दिल्ली सल्तनत था उसने बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपांशन देखा। दिल्ली सल्तनत बढ़ता गया और बढ़ता ही गया इन द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इनका जो पहला कैंपेन था वो था अगेंस्ट गुजरात। He may have been attracted by its tremendous wealth and prosperity of its maritime trade. इनका पहला अटैक था गुजरात के ऊपर। ये गुजरात की वेल्थ से, प्रॉस्पेरिटी से, उसके ट्रेड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, अट्रैक्टेड थे। अलाउद्दीन देन वेंट टू सीज मालवा इन द वेस्ट। उसके बाद वो मालवा को उन्होंने सीज किया, रणथंबो और चित्तौड़, जालौर एंड इन राजस्थान। तो आई बात समझ में, पहले इन्होंने गुजरात के ऊपर अटैक किया, उसको जीता। उसके बाद ये गए मालवा को सीज करने वेस्ट में, फिर रणथंबोर, चित्तौड़, जालौर, राजस्थान, ये सब जीतते गए। 1306 में अलाउद्दीन ने देवगिरी को इन्वेट किया डेक्कन में। डेक्कन में जो देवगिरी था उसको 1300 में अलाउद्दीन ने इन्वेट किया, लूटा। ये जो कैंपेन था इस पे उन्होंने भेजा था मलिक काफूर को। मलिक काफूर कौन था? उनका ट्रस्टेड जनरल था जिसको कैंपेनिंग के लिए भेज दिया देवगिरी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी वॉज ईजिली डिफीटेड एंड एनेक्स। देवगिरी ईजिली जीत लिया गया और एनेक्स कर लिया गया। एज अ रिजल्ट मलिक काफूर वॉज गिवन द चार्ज ऑफ ऑल सदर्न कैंपेन। क्योंकि मलिक काफूर ने बहुत आसानी से जीत लिया था देवगिरी को, इसलिए पूरे साउथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैंपेनिंग की वो किसको दे दी? मलिक काफूर को दे दी। हिज आर्मीज वेंट टू सबड्यू वरंगल एंड होलसाई किंगडम। इनकी आर्मी ने फिर बाद में वरंगल, होलसाई किंगडम, इन सबको भी जीता। द कैंपेन अर्नड द सुल्तनत अ ह्यूज बूटी। और ये जितने भी कैंपेन थे इससे सल्तनत को बहुत बड़ा बड़ा खजाना मिलता था। अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग ऑल दीज टेरिटरीज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। अलाउद्दीन ने सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। देयर रूलर एक्सेप्टेड हिम एज देयर सुपीरियर, पेड ट्रिब्यूट टू हिम। वो जितने भी रूलर थे वो अलाउद्दीन की लॉर्डशिप को अगर स्वीकार कर लें, उसे सुपीरियर बोल दें, तो वो ऑटोनमस उनका रूल चल सकता था, पर उन्हें कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट अलाउद्दीन को पे करना पड़ता था। ठीक कोई बात? अलाउद्दीन का जितने भी नॉवेल्स थे उनके ऊपर भी प्रॉपर कंट्रोल था और वो कंट्रोल करता था किसके थ्रू? स्पाई सिस्टम। ये जो क्या बोलते हैं, जासूसी वाला सिस्टम था, ये अलाउद्दीन की रीन में भी चला। अलाउद्दीन ने नॉवेल्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखा थ्रू स्पाई सिस्टम। ही वॉज अगेंस्ट एक्सेसिव इंटेलिजेंस एंड बैंड वाइन्स। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, मतलब उल्टे सीधे कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने वाइन को बैन कर दिया था। और नॉवेल्स लोग ये जो पार्टीज़ वगैरह करते थे
उस पर भी बैन लगा लिया था। ही वॉज अगेंस्ट एक्सेसिव इंटेलिजेंस एंड बैन वाइन पार्टीज एमंग द नॉवेल्स। ये जो आपस में मिलजुल के जो कॉन्स्पिरेंसी रचते थे, इनकी इंटेलिजेंस पे, वाइन पे, उनकी पार्टीज़ पे, किसकी, नॉवेल्स की पूरी तरह बैन लगा दिया अलाउद्दीन ने जो पार्टीज़ नॉवेल्स की होती थी, जिसमें लिकर होती थी, वो एक्सेसिव इंटेलिजेंस थी, उस सबको बंद कर दिया। ही हिमसेल्फ स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन। वो खुद भी शराब नहीं पीता था, उसने बिल्कुल बंद कर दिया था कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। 1316 में उनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होती है और यहीं पे एंड होता है खिलजी डायनेस्टी का। और यहाँ से एक नई डायनेस्टी आएगी बच्चा, जिसे हम कौन सी डायनेस्टी बोलते हैं, तुगलक डायनेस्टी। सो स्टूडेंट विल स्टार्ट डिस्कसिंग तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम पार्ट 2। हम तुगलक डायनेस्टी को पार्ट 2 से डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन. ओके, विल स्टार्ट तुगलक्स इन पार्ट 2.